हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 7th एंड 8th नवंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली जो कोट हम डेली बेसिस पे डालते हैं आज नहीं डाल रहे हैं बिकॉज टाइम कांस्टेंट होने के कारण। वैसे तो वीडियोस भी आपको लेट से मिल रहा होगा, उसके लिए बेहद ही सॉरी बिकॉज आपको ही पता है फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो उसको टाइम निकालने में थोड़ा सा समय नहीं निकल पा रहा है। दैट्स वाई आपको ये जो वीडियोज हैं वो 2-3 दिन लेट से मिल सकते हैं, या फिर कल की जो वीडियो है मैं आपको आज ही बता देता हूँ। कल की जो वीडियोज हैं हो सकता है वो कल अवेलेबल ना हो, 2 दिन के बाद मैं उसका कंपाइलेशन बना के आपको इस चैनल पर डाल दूंगा। सो इसके लिए वेरी वेरी सॉरी एंड होप आप माफ कर ही दोगे। सो फ्रेंड्स, let's start with our first article. India signs up COP26 action agenda on sustainable agriculture. तो बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के बारे में हमें जानना है और क्या आपका एग्रीमेंट साइन हुआ है उसे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहला जो हमारा सिलेबस जो हम लुक डाउन करते हैं वो है आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक। डायरेक्ट टॉपिक है, एग्रीकल्चर का वेटेज जो है हमारे सिलेबस में वो काफ़ी ज़्यादा भी है। एंड आप देख सकते हो आर्टिकल नंबर 1 जीएस पेपर 3 एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कंस्टेंट। बेसिकली एक एग्रीकल्चर वाइडर टॉपिक है। हर एक साल आप इश्यूज देख सकते हो, चाहे फार्मर के इनकम से रिलेटेड हो या फिर आपका एमएसपी हो या फिर आपका जो इनकम डबल करने की जो इश्यूज है ये सब आती रहती है और क्वेश्चंस भी आते हैं इनके ऊपर। तो इस इश्यू को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, खासकर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात तो यही कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ। जब भी वर्ड सस्टेनेबल जुड़ता है तो इसका मतलब आपको याद रखना है कि ये तरीका होगा, वे होगा जहां हम कुछ एक्टिविटीज तो कर भी रहे हैं उसके साथ साथ हम इन्वायरमेंट का भी केयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यानी कि हम एग्रीकल्चर तो करेंगे साथ ही साथ एग्रीकल्चर उस टाइप से हो जो सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाए, तो उसी को हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सुना होगा, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हुआ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मींस द डेवलपमेंट जो हम कर तो रहे हैं साथ ही साथ हम एनवायरनमेंट का भी केयर कर रहे हैं अलोंग विद द ह्यूमंस। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो इंडिया प्लस 27 अदर नेशन, इन सबों ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉलिसी एक्शन एजेंडा फॉर द ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ग्लोबल एक्शन एजेंडा फॉर इनोवेशन इन एग्रीकल्चर इसे साइन किया है। ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि कैसे हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े एंड उसके लिए क्या कॉमन एजेंडा हो इन देशों का, सो दैट एग्रीकल्चर में इनोवेशन को इंश्योर करे, सो दैट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल कर सके। एंड इस एजेंडे के तहत नए नए कमिटमेंट्स रखे गए हैं जो एग्रीकल्चर को या फार्मिंग को मोर सस्टेनेबल एंड लेस पॉल्यूटिंग बनाएंगे। अगर हम जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो आपको पता है मीथेन इमिशन होता है, एज वेल एज फर्टिलाइजर जो हम यूज करते हैं उसके कारण आपका जो वाटर है वो पॉल्यूट होते हैं। तो कैसे हमें इन सब चैलेंजेस से निपटना है उसके लिए आपका एजेंडा बात करता है। एंड अलोंग विथ जो देश हैं यानी कि इंडिया ले लो एंड अदर नेशंस, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे, खासकर उन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरत है। अब आप ही सोचो कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो तो हो सो दैट लेस पॉल्यूटिंग हो, या फिर जो फार्मर है उनको कैसे इंक्लाइन किया जाए कि वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ आगे बढ़े। तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब साथ ये सब देश मिलकर आएंगे तो ऐसे टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करी जाएंगी एंड फूड सप्लाईज की अगर कमी होती है, लेट्स से क्लाइमेट चेंज के कारण, आपको ही पता है फूड सिक्योरिटी का खतरा ज़्यादा है, तो फूड सप्लाईज को इंश्योर किया जाए
डिस्पाइट कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमें डेवलपमेंट करना ही होगा। फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ड्राउट रेसिस्टेंट सीरियल्स या फिर फूड, वो सब क्या है, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया सो दैट ऐसे ऐसे क्रॉप्स हम उगा सकते हैं। एंड ये जो पॉलिसी एक्शन एजेंडा है ये कंसिडर करती है सम ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ ए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच, यानी कौन कौन से प्रिंसिपल्स जो इस एजेंडे में बात की गई है जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच को फोकस करती है। तो फॉर एग्जांपल बेटर इकोनॉमिक लाइवलीहुड एंड फार्मर्स के लिए जो इनकम है उसको सपोर्ट करना, एज वेल एज रूरल कम्युनिटी सो दैट पॉवर्टी एलिवेशन हो सके, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर हो सके, लाइवलीहुड सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। तो वैसे इकोनॉमिक लाइवलीहुड पर फोकस करना वन ऑफ द अप्रोच ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच। तो ठीक है, आप समझ रहे हो ना, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच का क्या क्या प्रिंसिपल है वो इसे हाईलाइट किया गया है। साथ ही साथ जो इनपुट्स हम यूज करते हैं या जो रिसोर्सेस हम यूज करते हैं उसको इफिशिएंटली तरीके से यूज किया जाए, और इफिशिएंट तरीके से अगर यूज की जाएंगी तो जो आपका सिंथेटिक इनपुट्स है, सिंथेटिक यानी कि जिसको रिन्यू नहीं किए जा सकते, जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटिंग करते हैं, तो उनका जो यूज है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। एंड वैसे रिसोर्सेज जो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पर डालते हैं उनका भी यूज रिड्यूस हो सकेगा, ऐसे हम इनपुट्स एंड रिसोर्सेज को एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करें। तीसरा है आपका ओवरऑल बेनिफिट हो इकोसिस्टम का, एंड जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड का धीरे धीरे पॉपुलेशन के बढ़ते के साथ साथ एक्सपेंड किया जा रहा है उसको रोकना है, सो दैट ये दूसरे के इकोसिस्टम में या फिर जो कह सकते हो किसी एनिमल का हैबिटेट है या फिर बायोडाइवर्सिटी का जो हैबिटेट है उसमें ये इंट्रूड ना करे, सो दैट जो बैलेंस है बिटवीन द इकोसिस्टम एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर वो बनी रहे। अदरवाइज आप समझ सकते हो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है अलोंग विथ व्हाट कि जो आपका एग्रीकल्चर लैंड बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण नुकसान किसको है, जो हमारा बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट है उसके लिए, बिकॉज वो फिर आपका फ्रैगमेंट होता जा रहा है। एंड UNFAO के अनुसार जाएं तो व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, तो बेसिकली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स द प्रैक्टिस जिसके तहत हम नेचुरल रिसोर्स बेस को कंजर्व करते हैं अलोंग विथ एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स बेस जो है हमारा जैसे सॉइल हो गया, जैसे वाटर हो गया, तो इनका प्रॉपर मैनेजमेंट एज वेल एज प्रॉपर कंजर्वेशन, एंड उसके लिए टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल तरीके हो सकते हैं सो दैट ह्यूमन नीड्स की जो डिमांड है या सेटिस्फेक्शन है वो तो फुलफिल हो ही हो फॉर आवर प्रेजेंट एज वेल एज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो डिमांड फुलफिल हो सके। तो सस्टेनेबल मतलब वही जैसा कि हमने बताया कि हम रिसोर्स को आज तो यूटिलाइज कर रहे हैं, साथ ही साथ वो रिसोर्स उतनी मात्रा में उपलब्ध हो जो हम फ्यूचर के लिए भी रख सकते हैं। एंड रिलेटेड न्यूज की बात करें तो जो आपका TERI है यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन्होंने COP26 चार्टर ऑफ एक्शंस फॉर एन इक्विटेबल एंड एम्बिशियस आउटकम इसे लॉन्च किया है ग्लासगो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो अभी COP26 हुई थी। एंड ये जो आपका चार्टर है इसमें साफ साफ कहा गया है कि ये जो आपका क्यूमुलेटिव CO2 इमिशन होती हैं कंट्रीज की, कब से, सिंस 1850, वो आपका गाइडिंग क्लाइमेट मिटिगेशन एक्शन होना चाहिए। और इंडिया ने प्लेज भी किया है कि जो आपका यूके का 30/30 टारगेट है ये याद रखना है, इंडिया ने प्लेज किया है कि जो यूके की 30/30 टारगेट है उसको सपोर्ट करेगा। और 30/30 टारगेट क्या है बेसिकली, तो 30% ऑफ वर्ल्ड ओशियन को प्रोटेक्ट करना है बाय 2030, ये याद रखना है आपको। 30/30 टारगेट रिसेंटली सीन इन न्यूज। पहली बात तो ये कि यूके की इनिशिएटिव है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये किसके तहत 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशियन इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा बाय 2030। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 1 डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द सेकेंड वन, सनलाइट अप ऑरोरा इन हाई लैटिट्यूड
कंट्रीज। ये जो आप लाइट कलर देख रहे हो स्काई में, इसी को ऑरोराज कहते हैं और ये दोनों हेमिस्फीयर में यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दोनों हेमिस्फीयर में होता है। एंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं और जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसे ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं। तो बेसिकली इसको देखने से पहले सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में क्या है। तो आप देख सकते हो ये जो आपका पेपर नंबर 3 है यानी कि जीएस पेपर 3 अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस, इसके अंतर्गत ये कवर की गई है। तो ये बेसिकली आपका स्पेस इवेंट है, ठीक है। और ये जो सोलर फ्लेयर इवेंट है, इसी इवेंट को हम सोलर फ्लेयर इवेंट भी कहते हैं और ये तब अकर होता है जब सन में ह्यूज मैग्नेटिक स्टॉर्म रिलीज होती हैं और वो फिर रिलीज होकर अर्थ के पास पहुंचती हैं और बिकॉज अर्थ कैरीज एटमोस्फेयर, उसके कारण आपका इंटरेक्शन होता है चार्ज पार्टिकल्स का एंड ये लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है एंड इसके कारण आपको ऑरोरा देखने को मिलता है इन द हाई लैटिट्यूड एंड पोलर रीजन। याद रखना है ये जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोरियोलिस आपको देखने को मिलती है हाई लैटिट्यूड एंड पोलर रीजन्स में देखने को मिलती है, लोअर लैटिट्यूड में ये देखने को नहीं मिलती है बिकॉज सारे जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आपको पता है नियर द पोल्स आके इंटर कर जाते हैं बिकॉज अर्थ की जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है आपको पता है जो हमारा ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल है उसी के अनुसार है। दैट्स वाई सारे के सारे जो आपके चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं पोल्स में। दैट्स वाई आपको लाइटनिंग देखने को मिलती है। आप एक बार नासा के वीडियो भी देख सकते हो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड बोरियोलिस की, काफी सुंदर होती है। तो जब हम बात करते हैं सोलर फ्लेयर की तो हाईली इनर्जेटिक फेनोमेना या इवेंट है जो आपका सन स्पॉट्स के अंदर होते रहता है और ये जो रिलीज होती है बेसिकली ये जब ह्यूज एनर्जी का विस्फोट होता है सन से तब ये चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करती हैं स्पेस में और ये अर्थ पर भी रीच करती है। तो ये जो आपका सोलर फ्लेयर जैसा कि मैंने बताया हाईली एनर्जेटिक फेनोमेना है और ये सन स्पॉट्स के विद इन अकर करती है। और जब हम बात करते हैं सन स्पॉट की तो सन स्पॉट का मतलब ये है कि सन लेट से कि ये सन है तो कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि डार्कनेस दिखता होगा। एक बार आप सन के सरफेस को देखना इमेज में तो कहीं कहीं पर आपको डार्कनेस देखने को मिलेगी, वही सन स्पॉट कहलाता है ना। दीज आर डार्कर एरियाज ऑन द सरफेस ऑफ द सन एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये कूलर होती हैं देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन सरफेस। सन के सरफेस तो और भी सारे हैं लेकिन जहां आपका सन स्पॉट है वो आपका कूलर रहता है देन अदर पार्ट्स ऑफ द सन। और ये बेसिकली सन स्पॉट जो आप देखते हो सन में इट इज द आउटकम ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो सन के अंदर से रिलीज होते रहते हैं। दैट्स वाई आपको ये सन स्पॉट सन में दिखता है। एंड सोलर फ्लेयर में होता क्या है जो एनर्जी सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर यानी कि सन के मैग्नेटिक सन आपको ही पता है द सन ऑल्सो पोजेसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द मटीरियल्स इनसाइड द सन उसके कारण आपका ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। एंड तो ये जो आपका एनर्जी स्टोर होता है सन के मैग्नेटिक स्ट्रक्चर में वो आपका लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये होते रहता है। ये आपका कॉमन फेनोमेना है आपका सन में एंड इसी के कारण आपका हाई एनर्जी एक्सरे रेडिएशन रिलीज होता है एंड देयर इज आल्सो रिलीज ऑफ हाईली एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स टू लीव द सन सरफेस। एंड समटाइम्स ये जो सोलर फ्लेयर है वो बेसिकली हॉट प्लाज्मा जो इजेक्ट होते हैं फ्रॉम द सन उसके कारण भी होते हैं जिसके कारण सोलर स्टॉर्म जैसी घटनाएं आप देखते हो और इसी सोलर स्टॉर्म जैसी घटनाओं को कोरोनल मास इजेक्शन भी कहते हैं। एंड एनर्जी एंड रेडिएशन एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स ये सोलर फ्लेयर से जो रिलीज होते हैं मेंस के लिए हमें इतना पता होना चाहिए कि जो कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है, सन स्पोर्स क्या होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो एनर्जी है या फिर रेडिएशन है या फिर हाई एनर्जी पार्टिकल जो सोलर फ्लेयर्स के दौरान रिलीज होती है उसका इफेक्ट क्या हो सकता है। पहली बात तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो सैटेलाइट्स के अंदर पैक्ड होते हैं या फिर खुद सैटेलाइट्स
या फिर जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में उनको अफेक्ट कर सकता है अगर इन किरणों से उनका फेस हो जाए तो, आमना सामना हो जाए तो, बिकॉज ये सब चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, तो दे कैन क्रिएट नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, इट कॉजेज फेल्यूर ऑफ द पावर ग्रिड्स, बिकॉज चार्ज पार्टिकल्स अगर लेट्स से कि पावर ग्रिड्स का कनेक्शन है और वो अगर इन पावर ग्रिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, टकराएंगे, तो इसके कारण पावर फेल्यूर हो सकता है। इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द ऑयल पाइपलाइंस, इट कैन ऑल्सो अफेक्ट डीप सी केबल, याद रखना है आपको। एंड जो ऑरोराज की बात हमने की, तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि देयर इज द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एंड ये जो आपके एनर्जेटिक पार्टिकल्स है जो सन से रिलीज होकर अर्थ की तरफ आते हैं, तो दोनों चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो ये आपका रिएक्ट करते हैं, जो हमारे एटम्स हैं अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद उनके साथ रिएक्ट करते हैं। एंड उसके बाद ये आपका लाइट इवेंट देखने को मिलता है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। एंड जो ऑरोराज हैं नदर्न हेमिस्फेयर में उनको ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं, या फिर ऑरोरा पोलरिस कहते हैं, या फिर नदर्न लाइट्स कहते हैं। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में जैसे कि हमने बताया ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं या फिर सदर्न लाइट कहते हैं। तो ये हमने सेकेंड आर्टिकल डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द थर्ड आर्टिकल, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। तो ये आपका आर्टिकल नंबर 3, इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके अंतर्गत ये कवर होगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, तो ये आपका ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये बॉन्ड इश्यू करी जाती हैं किसी बायर को, जैसे हम हो गए, आप हो गए, या फिर कोई अन्य इन्वेस्टर जो लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड इश्यू करती है जिसको ट्रेड किया जा सकता है, बदले में जब इसे खरीदा जाएगा तो गवर्नमेंट को पैसे भी आएंगे। तो यस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जा सकते हैं। तो अगर किसी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट को जब बॉन्ड का मैच्योरिटी हो जाएगा तो पैसे लौटाने होंगे। Hence it is government's debt obligation, कि भाई साहब आपके पास कर्ज है, आपको पैसे लौटाने होंगे। एंड तो हमने बेसिक के बारे में जाना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। अब ये क्या मुद्दा है कि ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स को ज्वाइन करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स की, तो इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इश्यू करी जाती हैं, सबके इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें वही बॉन्ड्स मौजूद होंगे जिनकी मैच्योरिटीज 1 ईयर से ज़्यादा की होती है। तो ये इनिशिएटिव भारत के द्वारा लिया ही क्यों गया है? तो आप भी लॉजिकली सोच सकते हो क्यों लिया गया होगा। गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत है, फॉरेन मनी या करेंसी आए, वो कैसे आएगा? जब जो गवर्नमेंट की बॉन्ड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रेडेबल हो सके। दैट्स वाई ये जो मूव लिया गया है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कैसे हम फॉरेन इन्फ्लोज को डेब्ट मार्केट में अट्रैक्ट करवाया जाए। एंड बेनिफिट एक ही है जनरली, अगर देखें कि ये जो गवर्नमेंट की पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देगा, है ना। बिकॉज गवर्नमेंट को पैसे बोरो करने पड़ते हैं, तो पैसे बोरो करने के लिए आपको मार्केट तो चाहिए जहां से बोरो करोगे। तो हैंस इट विल हेल्प द गवर्नमेंट इन इट्स मार्केट बोरोइंग प्रोग्राम। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात तो हमने कर ही ली है। एंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं बेसिकली ये शॉर्ट टर्म की भी होती हैं, लॉन्ग टर्म भी होती है। लेकिन शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं तो उसको ट्रेजरी बिल्स कहते हैं।
ट्रेजरी बिल यानी कि वैसे बॉन्ड या सिक्योरिटी जिसकी मैच्योरिटी लेस देन 1 ईयर होती है, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड हो सकते हैं जिसको हम गवर्नमेंट बॉन्ड कहते हैं, डेटेड सिक्योरिटीज कहते हैं जिनकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर होती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म दोनों बॉन्ड इश्यू कर सकती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटीज जिसको हम कहते हैं वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म बॉन्ड, उसी को इश्यू करने का पावर है जिसको स्टेट डेवलपमेंट लोन कहते हैं। तो क्या अगर क्वेश्चन आता है यूपीएससी एमसीक्यू में कि स्टेट गवर्नमेंट कैन आल्सो इश्यू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड, तो नहीं इश्यू कर सकती, ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बेनिफिट क्या होता है, तो इसमें डिफॉल्टिंग रिस्क मिनिमम होती है बिकॉज ये गवर्नमेंट ही इश्यू करती है, तो गवर्नमेंट कहीं भागेगी तो नहीं, गवर्नमेंट को पे करना ही है। दैट्स वाई आपका जो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है वो बहुत कम होता है, इसीलिए इसको रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। एंड आप देख सकते हो ऑनरशिप ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड अक्रॉस की होल्डर्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपका 25% जो शेयर है वो आपका गवर्नमेंट बॉन्ड का ही है। कहने का मतलब ये है कि 100% में 25% जो भी बॉन्ड्स है ना वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ही बॉन्ड है, गवर्नमेंट के ही बॉन्ड है, जीसेक है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक में 38% देखने को मिलते हैं। तो ये सब बातें हैं। रिजर्व बैंक में देख लो 16% है। एंड अगर भारत ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्सेस को ज्वाइन करता है तो क्या बेनिफिट होगा, तो कमर्शियल बैंक के ऊपर प्रेशर कम होगी। कैसे कि ये जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनके पास प्रेशर रहते हैं कि भाई साहब तुम ही ले लो बॉन्ड को और बदले में हमें पैसे दो। तो जब मार्केट ओपन होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए तो डेफिनेटली ये जो आपके कमर्शियल बैंक हैं इनके ऊपर लोड कम आएंगे एंड फिर कमर्शियल बैंक को ये प्रेशर नहीं रहेगा कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करे। एंड दूसरा ग्रेटर पार्टिसिपेशन हो सकेगा क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदने के लिए। तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग गुडविल फॉर द इंडियन बॉन्ड मार्केट कि भाई साहब हाँ इंडियन बॉन्ड मार्केट अच्छा है ले लो, तो एक पॉजिटिव संकेत जाएगा इंडियन बॉन्ड मार्केट का। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह कि फॉरेन फ्लोज यानी कि विदेशी पैसे विदेशी सोर्सेस से भी पैसे आएंगे बिकॉज ये जो ओपन की गई है तो डेफिनेटली इट विल गिव अ स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द इंडियन रूपी एंड इट विल ऑल्सो लीड टू द लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द इंटरेस्ट रेट। बिकॉज जब मार्केट वेल डेवलप हो जाएगा बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी लोअर होगा एंड इंटरेस्ट रेट भी आपका कम हो सकेगा जिसके कारण आपका जो डेप्ट सस्टेनेबिलिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट इज योर 5 years आफ्टर डिमोनेटाइजेशन। तो डिमोनेटाइजेशन के 5 साल हो गए हैं, 2017 में आपका ये इनिशिएट हुआ था, आपने भी सुना होगा। एंड अब 5 years हो गए हैं तो इसका रिव्यू एंड रिसेंट फाइंडिंग की क्या जो इम्प्रूवमेंट हुई है आफ्टर डिमोनेटाइजेशन इस पर नज़र रखते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की तो देख लो इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इसी टॉपिक में आपका कवर होगा। एंड आपको भी पता है जो 2017 आई थिंक कि 16 था आपका जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी। एंड नवंबर 8 ही वो दिन थे जब रात के 8 बजे नवंबर 8 को ये अनाउंस की गई थी कि जो 500 और 1000 के नोट्स हैं वो अब लीगल टेंडर नहीं होंगे, है ना। तो 500 और 1000 के नोट्स बंद किए गए थे। एंड ये जो 500 और 1000 के नोट थे वो लगभग 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन कंप्राइज करते थे। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज था इन करेंसीज का जब ये चलन में थी। तो क्या रिसेंट फाइंडिंग हुई है, तो पहली बात तो ये कि जब ये डिमोनेटाइजेशन हुई थी तो डिजिटल पेमेंट्स काफ़ी ज़्यादा
दौड़ चल पड़ी थी, दैट्स वाई डिजिटल पेमेंट का मेन स्ट्रीम हुआ है। यानी कि आप भी देखते हो कि अब डिजिटल ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, छोटे ट्रांजेक्शन हो या दुकानदार से ट्रांजेक्शन करने की बात हो। तो यस, डिजिटल पेमेंट आपका मेन स्ट्रीम हुई है। एंड आप देख सकते हो कि डाटा के अनुसार ओवर 4 बिलियन ट्रांजेक्शन सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर के महीने में हुआ है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से डिजिटल पेमेंट डिपेंड हो रही है हमारे इकोनॉमी में। एंड नंबर ऑफ यूपीआई ट्रांजेक्शन्स जो हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हाई मात्रा में हो रहे हैं एज कम्पेयर टू द कार्ड ट्रांजेक्शन। यानी कि अब जो है कार्ड ट्रांजेक्शन को लेस प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू द यूपीआई ट्रांजेक्शन। और इसका बेसिक कारण भी समझ सकते हो, बिकॉज यूपीआई को आसानी से आप पे कर सकते हो किसी भी छोटे मोटे शॉप्स ही हो गए, या फिर आप विदाउट कि आप कैरी लेकर जाओ कार्ड और उसके बाद पेमेंट करो। दैट्स वाई यूपीआई को लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एंड ये आपका डाटा के अनुसार भी शोकेज हुआ है। एंड जो शेयर है हाई डिनोमिनेशन नोट्स का, लगभग जो 500 के एंड 100,000 वाले थे, लगभग 86% थे बिफोर डिमोनेटाइजेशन, अब 85.7% है। यानी कि जो 500 और 1000 वाले का जो शेयर था इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वो 86% था बिफोर द डिमोनेटाइजेशन। एंड जो अभी फिलहाल करंट ऑपरेशन है 500 एंड 2000 वाले, उसका शेयर देख लो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू 85.7% है। एंड पेंडेमिक इसी दौरान आया, आपको ही पता है। तो जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है उसमें 3% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली थी। अब ये कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या हुआ कि जो आपका कैश टू जीडीपी रेशियो है वो ज़्यादा पुशअप हो गया। यानी कि लोग जो है कैश को ज़्यादा प्रेफर करने लगे थे, ठीक है, देयर बाय इंक्रीजिंग द प्रेफरेंस ऑफ कैश इन द इकोनॉमी। एंड जब हम बात करते हैं कैश टू जीडीपी रेशियो या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी रेशियो, तो साफ ही साफ इससे निकल कर आता है कि जो जीडीपी के कंपैरिजन में कैश कितना ज़्यादा यूटिलाइज होता है, यूज होता है इकोनॉमी में, उसी को हम कहते हैं कैश टू जीडीपी रेशियो या फिर करेंसी इन सर्कुलेशन रेशियो या फिर जो भी है। एंड आपको ही पता है जितना ज़्यादा करेंसी टू जीडीपी रेशियो हाई रहेगा तो इसका मतलब ये है कि जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स है इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रहे हैं। बिकॉज इनफॉर्मल सेक्टर में ही आप देखोगे कि जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश में होते हैं जनरली, बिकॉज जो मैकेनिज्म है डिजिटल ट्रांजेक्शन का वो लैकिंग होता है इनफॉर्मल सेक्टर में। और फॉर्मल सेक्टर में ये मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा वेल एस्टेब्लिश होता है। एंड फिर देख सकते हो आप जो कैश टू जीडीपी रेशियो है वो वैसे तो हाइयर है एज कम्पेयर टू द प्री डिमोनेटाइजेशन। और ये डाटा आप देख सकते हो, ये है आपका डाटा। अगर हम मनी में बात करें तो आपका 28.3 ट्रिलियन रुपीज अगर हम करेंसी फॉर्मेट में है, और जनवरी 2016 में आप देख सकते हो 15.1 ट्रिलियन रुपीज करेंसी में था। एंड अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ जीडीपी की तो 2016 में 11% आपका कैश फॉर्मेट में था एज कम्पेयर टू द जीडीपी। एंड आपका 2021 में आपका 12.5% कैश में, यानी कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जो आपका करेंसी है, फिजिकल करेंसी की बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड, वो आपका ज़्यादा है। So let's move to the next article. India France agree to expand partnership in defense security. तो इंडिया फ्रांस ने डिसाइड किया है कि अपनी पार्टनरशिप एक्सपेंड करेगा डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो आप देख लो आर्टिकल नंबर 5, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, bilateral, regional and global groupings and agreements involving India's and affecting India's interest. तो बेसिकली
जो आपका इंडिया नेबरहुड रिलेशन है उसमें ये तो नहीं होगा, लेकिन अन्य देश जैसे आपका फ्रांस होगा, ये सब हमारे नॉन नेबर है। दैट्स वाई ये बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इसके अंतर्गत कवर होगा। एंड देख लो आप, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, दोनों ने एग्री किया है कि वो पार्टनरशिप को बढ़ाएंगे, इन्हांस करेंगे। कैसे? इंटेलिजेंस को इन्हांस करना, इंफॉर्मेशन शेयरिंग दोनों देश के बीच में ज़्यादा हो सके, कैपेबिलिटीज दोनों देशों की बढ़ाई जा सके, मिलिट्री ड्रिल यानी कि आपका जो एक्सरसाइज होते हैं ना, मिलिट्री एक्सरसाइज, उसको एक्सपेंड करना, एंड न्यू इनिशिएटिव्स को लाना इन द मैरीटाइम, स्पेस एंड साइबर डोमेन्स। एंड फ्रांस ने इम्फेसाइज किया है, यानी फ्रांस ने कहा है कि इंडिया मेजर पिलर है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के लिए, जो फ्रांस भी फोकस कर रहा है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर। साथ ही साथ इस बात को भी दोहराया है फ्रांस ने कि आत्मनिर्भर भारत को समर्थन करता है, एज वेल एज डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर जो भारत फोकस कर रहा है उसका भी समर्थन करता है। एंड ये जो आपका स्टेप लिया गया है अभी जो आपने देखा है, इट इज ऑल कमिंग इन द बैकड्रॉप ऑफ न्यू सिक्योरिटी अलायंस, जो ऑकस की आप सुन रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस के बीच, जिसने कहीं ना कहीं फ्रांस को एंगर किया था। ठीक है, क्योंकि फ्रांस भी आपको पता है डिफेंस एक्सपोर्ट करता है, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बीच न्यूक्लियर ट्रांसफर की बात चल रही थी ऑकस के अंतर्गत। तो फ्रांस नाराज हो गया था ऑस्ट्रेलिया से कि आप जो है हमारे से डीजल पावर्ड सबमरीन खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आपने कैंसिल कर दिया, बिकॉज आप अब न्यूक्लियर एम्पावर्ड सबमरीन खरीदोगे। यूएस उसके लिए टेक्नोलॉजी प्रदान कर रहा है, इसी के कारण आपका वो नाराज हुआ है फ्रांस ऑस्ट्रेलिया से। एंड ऑकस की बात करें, याद रखना है आपको, ऑकस का बेसिक ऑब्जेक्टिव इंडो पैसिफिक में कोऑपरेशन को बढ़ाना है एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करना है विद इन दैट ग्रुप। एंड एज ए पार्ट ऑफ द फैक्ट ऑस्ट्रेलिया अपना जो प्लान है, यानी कि मैंने आपको बताया था फ्रांस से कन्वेंशनल सबमरीन यानी कि डीजल पावर्ड सबमरीन खरीदने वाला था, लेकिन जब ये बात हो गई कि यूएस ट्रांसफर करेगा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफ सबमरीन, तो ऑस्ट्रेलिया ने एबंडन कर लिया कि भाई साहब हम फ्रांस से ये सबमरीन नहीं खरीदेंगे एंड खुद से ये वेसल बनाएंगे जो आपका यूएस यूके टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। दैट्स वाई फ्रांस आपका नाराज हो गया था। तो ये जो अलायंस डिपेंड हो रहा है, उस डिपेंडिंग अलायंस का भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है? तो पहली बात तो ये, एक मार्केट निकल कर आएगा जहां से जो क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजी है उसे आसानी से प्रोक्यूर किया जा सकता है, बिकॉज इंडिया लैक्स इंडिजिनस डिफेंस इंडस्ट्रीज, हैंस हमें डिपेंडेंस रहना पड़ता है। तो डेफिनेटली देयर विल बी अ मार्केट अगर ये अलायंस डिपेंड होती है तो, एंड भारत को बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ये जो क्रिटिकल मिलिट्री टेक्नोलॉजीज है वो एक्वायर की जा सकती है ना, बिकॉज फ्रांस के पास अच्छे खासे टेक्नोलॉजीज मौजूद है। एंड ज्वाइंट पेट्रोल विद फ्रांस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन विल प्रोवाइड एडिशनल सिक्योरिटी फॉर इंडिया। तो ये जो ज्वाइंट पेट्रोलिंग करी जाएंगी, बिकॉज मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को भी बढ़ाने की बात है, तो ज्वाइंट पेट्रोलिंग होती है अगर फ्रांस की इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन ओशन, तो एडिशनल सिक्योरिटी भारत के लिए हो सकता है। एंड ज्वाइंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच कंपनीज वो सेटअप किए जाएंगे सो दैट कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट की जा सके इन द गल्फ रीजन टू बिल्ड फर्दर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एंड दोनों देश एक साथ वर्क करेंगे टू ऑफर क्रेडिबल अल्टरनेटिव्स टू चाइनीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस इन द रीजन। यानी कि जो चाइना अपना दबदबा बनाते जा रहा है, चाहे वो आपका वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट्स देने की बात हो वेरियस नेशन को और उसको अपने अंदर कंट्रोल में लेने की बात हो, तो दोनों का कोऑपरेशन अगर बढ़ेगा, यानी कि फ्रांस और इंडिया का, तो क्रेडिबल अल्टरनेटिव चाइनीज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस के अगेंस्ट प्रोवाइड कर सकता है ये दोनों देश। नेक्स्ट इज योर महाराष्ट्र हॉस्पिटल डिड नॉट हैव फायर फाइटिंग सिस्टम डिस्पाइट ऑडिट। यानी कि ऑडिट की गई, लेकिन ऑडिट
के बावजूद महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं देखने को मिला। तो बेसिकली जो फायर के इंसिडेंट्स आप देख रहे हो आजकल 2-3 न्यूज लगातार फायर इंसिडेंट्स की देखने को मिली। उसके बाद डाउट रेज हो गया कि हमारे देश में जो फायर कंट्रोल करने की जो आर्किटेक्चर है या फिर फायर सेफ्टी की जो आर्किटेक्चर है वो कैसी है। एंड काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है बिकॉज जो लगातार फायर की इंसिडेंट्स है वो होती रहती है, फिर भी आप देख सकते हो कि उसको प्रॉपर कंट्रोल करने का जो सिस्टम है वो लैकिंग है। तो क्या फायर सेफ्टी आर्किटेक्चर है हमारे देश में, उसका डिस्कशन करते हैं। तो ये जो इंसिडेंट आपने देखा महाराष्ट्र में, उसने फिर से जो इंडिया की बिल्डिंग फायर एंड उनके सेफ्टी आर्किटेक्चर है उसको फिर से डिस्कशन में लेकर आया है। एंड कहीं ना कहीं ये जो हमारी वीकनेस है उसको हाईलाइट करता है बिकॉज वेरियस पास इंसिडेंसेस हुई हैं जिसने दिखाया है कि जो मोस्ट ऑफ द फायर एक्सीडेंट्स हुए हैं बिकॉज ऑफ द 3 मेजर रीजन। पहला, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, यानी कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें जो आपका इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट होता है वहाँ पर आपका शॉर्ट सर्किट होने के कारण सारे के सारे जो फायर हैं वो लग जाते हैं। एंड दूसरा, गैस सिलेंडर या फिर स्टोव बर्स्ट हो जाने के कारण होता है। तीसरा, ह्यूमन नेग्लिजेंस एंड इल इन्फॉर्म्ड हैबिट्स। तो ये कुछ मेजर रीजन देखने को मिले हैं जिसके कारण आपका फायर इंसिडेंट्स की घटनाएं ज़्यादा घट रही है। तो अगर हम बात करें फायर सेफ्टी आर्किटेक्चर की, तो जो फायर सर्विसेज है, पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि ये स्टेट सब्जेक्ट है और इसको म्युनिसिपल फंक्शन के कैटेगरी में रखा गया है इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 243W। एंड 2003 में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है उन्होंने डिजायर पेश की थी कि देयर शुड बी अ मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज जो प्रिपेयर किए जाने चाहिए। तो ये जो आपका मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज है वो प्रिपेयर करी गई थी जो आपका 2001 में भुज अर्थक्वेक आया था। उसके बाद ये डिसीजन ली गई थी कि जो बिल्डिंग्स है उसको अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बनाई जाए एज वेल एज अदर सेफ्टी नॉर्म्स लगाए जाए सो दैट जो बिल्डिंग की सेफ्टी है उसे इंश्योर की जाए एंड स्टेट गवर्नमेंट को गाइडेंस के लिए भी। तो जो पार्ट 4 है नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया का जो 2016 में लाया गया था उसमें फायर एंड लाइफ सेफ्टी का भी टाइटल है। एंड इसमें रिक्वायरमेंट्स की बात करी जाती है, क्या क्या ज़रूरतें हैं फायर प्रिवेंशन के लिए, लाइफ सेफ्टी के लिए, रिलेटेड टू द फायर एंड फायर प्रोटेक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए। अलॉन्ग विद ये जो कोड है ये स्पेसिफाई करता है ऑक्यूपेंसी वाइज क्लासिफिकेशन, यानी कि कंस्ट्रक्शनल एस्पेक्ट के लिए डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है, इग्रेस रिक्वायरमेंट एंड प्रोटेक्शन फीचर्स जो नेसेसरी हैं टू मिनिमाइज डेंजर टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द फायर। तो ये फ्रेंड्स आज की डिस्कशन। एंड थोड़ा सा सॉरी बिकॉज हो सकता है आपको फास्ट में ये डिस्कशन हुआ होगा बिकॉज मुझे टाइम वैसा नहीं मिला इसको प्रॉपर रीडिंग देने के लिए। दैट्स वाई अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही होंगी, हो सकता है आपको बेसिक एस्पेक्ट्स को मैंने आज डिफाइन ना किया हो, तो 2-3 दिन आई एम रियली सॉरी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।